Hello students, today we are going to discuss the NCERT exercise of chapter number 1. So आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया हुआ है जिसको कहते हैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. सो चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा वो कौन सा है? दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट of chemistry. So today we are going to discuss the questions of NCERT exercise in which I am discussing the solution of these questions. So let us start. Question number 1 जो आपकी टेक्स्ट बुक में है दैट इज क्या है? कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग. बराबर है. क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द मास molecular mass of the following. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको एटॉमिक मास का नॉलेज होना चाहिए. अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, बराबर है, इसका मतलब है कि हमें उसके एटॉमिक मास लर्न होने चाहिए. और वैसे भी आपको एलिमेंट नंबर 1 से लेकर एलिमेंट नंबर 30 Z, एटॉमिक नंबर 1 से एटॉमिक नंबर 30 तक के कुछ एलिमेंट्स जो हमारे हैं बेसिक एलिमेंट, उसके आपको क्या आने चाहिए? एटॉमिक मास आने चाहिए. इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही सिंपल है. दैट इज वाटर. वाटर में कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है. अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो क्या करेंगे? सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऐसे करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू. तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और उसका एटॉमिक मास होता है 1. सो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1 प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16. तो इसका आंसर हमारे पास आएगा जिसको हम लोग लिखेंगे 18 AMU, या तो इसको लिख सकते हैं 18 यूनिफाइड मास बी. बराबर है. सेकंड क्वेश्चन जो आपका है दैट इज ऑल अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये तो बहुत ही सिंपल है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका अगर मोलर मास हमें निकालना है तो क्या करेंगे? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन दैट इज 12 प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16. तो ये कितना हो जाएगा? 16 टू 32 12. तो 12 प्लस 32 दैट इज द फाइनल आंसर विल बी 44 यूनिफाइड मास. तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपकी एक्सरसाइज में है मीथेन का, CH4. मीथेन के अंदर एक कार्बन है 12, 4 into atomic mass of hydrogen that is 1, okay, and that is 16. तो ये यहाँ पर आ जाएगा 16, that is हम लोग इसको कहते हैं यूनिफाइड मास ऑफ द मीथेन. बराबर है. तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है. ओके. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है एक्सरसाइज का, उसके अंदर डेटा आपके पास है तो मैं डेटा रिपीट नहीं करूंगा. कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सोडियम सल्फेट. अब देखिए बेटा, मास परसेंटेज किसी का भी अगर आपको निकालना है तो आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए. फॉर्मूला जो इसका है वो भी आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. आपकी टेक्स्ट बुक में मास परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला गिवन है. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया गया है. तो ये जो है ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि अगर मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ये अगर आपको निकालना है, बराबर है, ये मैंने सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए दिखाया हुआ है, बाकी आपको ये याद होना चाहिए. तो मास ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा? मास ऑफ दैट एलिमेंट जिसका हमें ढूंढना है. क्या ढूंढना है? मास परसेंटेज. तो उसका मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड ये पता होना चाहिए. बराबर है. और उसके बाद आपको और क्या पता होना चाहिए? उसका मोलर मास. बराबर. उसका आपका मोलर मास. देखो मोलर मास जो होता है वो 1 मोल का मास होता है. मोलर मास ऑफ द कंपाउंड. मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू परसेंटेज निकालने तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. ओके. सो मूविंग ऑन दैट, अब हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर आप देखिए कि हमें क्या सॉल्व करना है. सो वी आर डिस्कसिंग द Na2SO4.
हमें सॉल्व करना है बेटा वो Na2SO4 है। Na2SO4 का सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मोलर मास। तो दैट इज 2 × 23 प्लस 32 बराबर है प्लस 4 × 16। ये अगर आप करेंगे तो इसका फाइनल आंसर आप निकालिए अपने कैलकुलेटर में, ये हो जाएगा 46 प्लस ये 32 और ये हो जाएगा 64। इसका टोटल आप निकालेंगे तो 142 यूनिफाइड मास आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, सोडियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो वी आर मूविंग ऑन दैट फर्स्ट परसेंटेज ऑफ सोडियम एलिमेंट बराबर है मास परसेंट किसका निकालेंगे, सोडियम का। तो सोडियम का देखिए यहाँ पर मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, इसका एटॉमिक मास कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका एटॉमिक मास है 23 और कितने सोडियम है, तो आप देखिए कि यहाँ पर 2 सोडियम है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100। ये अगर आप कर लेते हैं तो ये हो जाएगा बेटा 46 अपॉन 142 इंटू 100 बराबर है। और इसका जो आप फाइनल आंसर निकालेंगे कैलकुलेटर से, या तो आप गिनिए अपने हिसाब से, तो भी इसका आंसर आएगा 32.39%। इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है उसको हमें कैसे करना है, तो नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो कौन सा है, नेक्स्ट आवर एलिमेंट विल बी, सो दैट इज ऑल अबाउट द परसेंटेज ऑफ सल्फर। सल्फर एक ही है यहाँ पर तो 32 लिखेंगे डिवाइड बाय 142 इंटू 100 बराबर है। और इसका अगर आप आंसर निकालेंगे तो 22.53% आएगा। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, अगर हमें ऑक्सीजन का निकालना है मास परसेंट, ये सारे के सारे क्या है मास परसेंटेज, तो यहाँ पर लिख सकते हैं मास परसेंटेज, यहाँ पर भी लिख सकते हैं मास परसेंटेज, इट इज ऑल्सो मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं बेटा 4, 16 इज द एटॉमिक मास, 142 इंटू 100। चलो निकालिए इसका आंसर कितना आ रहा है। ओके तो आई होप आपने आंसर निकाल लिया होगा। इसका आंसर आपका आ जाएगा 45.07% बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में डेटा है, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69% ऑफ आयरन एंड 30.1% ऑफ ऑक्सीजन बाय मास। ओके तो यहाँ पर बेटा हमारे पास सबसे पहले मैं आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा। तो ये एक मेथड है जिसमें एलिमेंट आपको पहले लिखने होते हैं बराबर है। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे टेबल के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे तो एलिमेंट आ जाएगा बराबर है। नेक्स्ट आएगा एटॉमिक मास बराबर है, एटॉमिक मास। फिर एक और जो है हमारे पास दैट इज परसेंटेज विच इज गिवन इन योर डेटा, वो लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे, मोल ऑफ एटम लिख सकते हैं, मोल ऑफ एटम, कई लोग इसको एटॉमिक रेशियो भी कहते हैं बराबर है। और उसके बाद आएगा मोल रेशियो बेटा, मोल रेशियो बराबर है। एंड देन सिंपलेस्ट होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर बराबर है। तो यहाँ पर आप मेरे साथ में गिनते रहिए तो आपको बहुत ही इजीली आ जाएगा। आप देखिए कि यहाँ पर हम लोगों ने एलिमेंट जो है डेटा में क्या क्या है, आयरन, तो दैट इज Fe इज गिवन। और दूसरा है हमारे पास ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक मास हमें मालूम है 56 बराबर है। और ऑक्सीजन का हम लोग लेते हैं 16, परसेंटेज इसके गिवन है 69.9, यहाँ पर है बेटा इसका 30.1%। मोल ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, तो मोल ऑफ एटम निकालने के लिए जो परसेंटेज गिवन है उसको एटॉमिक मास से आपको डिवाइड करना है। तो एटॉमिक मास से जब आप इसको डिवाइड करेंगे सो दैट इज ऑल अबाउट 69.9 डिवाइडेड बाय 56। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका आंसर आपका कुछ आएगा 1.25। अगर आप 30.1 को डिवाइड करेंगे 16 से, आप अपने कैलकुलेटर में करके देख लीजिए, तो इसका आंसर आएगा 1.88 बराबर है।
अब क्या करना है, इन दोनों में से जो सबसे छोटी वैल्यू है उस वैल्यू से सबको डिवाइड करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ 1.25 आ रहा है, 1.88, इससे ज्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे लीस्ट वैल्यू आपको ढूंढ निकालनी है। इन दोनों में लीस्ट वैल्यू है 1.25। सो इस वैल्यू से सारी वैल्यूज को आपको डिवाइड करना है। तो फर्स्ट वैल्यू तो बहुत ही 1.25 को 1.25 से डिवाइड कर लेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा, बराबर है। और 1.88 को आप 1.25 से डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.5। अब इस तरह से यहां पर आपके फ्रैक्शन में नंबर आ रहे हैं, हमें क्या करना है, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो होल नंबर कन्वर्ट करने में मैं आपको ट्रिक सिखाता हूं, जहां पर आपको क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। पहले दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू रहेंगी, फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करने पे ही ये आंसर 2 और 3 में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाके आपके होल नंबर मिलते हैं। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से वेरिएबल से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब तब जाकर आपका होल नंबर हो जाए। तो 2 और 3 यानी Fe के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम है। तो यहां पर हमें जो पूछा गया था वही हमने निकाला हुआ है, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला जो आ रहा है दैट इज Fe2O3। यहां पर बेटा Fe2O3। ओके स्टूडेंट्स, so that is Fe2O3 is the answer. Now we are moving on the next question, जहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसका हमें सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन। यानी कि हमें क्या ढूंढना है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा दैट इज बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि ये क्वेश्चन जो लिमिटिंग रिएजेंट का है। तो लिमिटिंग रिएजेंट यानी क्या होता है, तो लिमिटिंग रिएजेंट में आपको पता होना चाहिए, लिमिटिंग रिएजेंट का ऐसा मतलब है कि जो भी रिएजेंट, बराबर है, मान लो कि आपके पास A और B है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि A प्लस B में से ये रिएक्टेंट है और मान लीजिए ये C हमारी प्रोडक्ट मिल रही है। तो A और B में से जो पूरा यूज हो जाएगा रिएक्टेंट, मान लो कि A पूरा कंज्यूम हो रहा है और आपको प्रोडक्ट दे रहा है C, तो A को क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। और दूसरा जो होता है बेटा उसको कहते हैं एक्सेस रिएजेंट, बराबर है। ये यहां से ही अभी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे पहला है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। क्या किया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कि जब 1 मोल कार्बन को एयर में बर्न करेंगे, कार्बन जो है वो C से रिप्रेजेंट होता है और एयर यानी ऑक्सीजन। तो कार्बन जो है बेटा 1 मोल कार्बन है, इसका मतलब है कि 12 ग्राम आएगा, दैट इज 1 मोल ऑफ कार्बन। अब ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ये भी 1 मोल है, तब जाके क्या बन रहा है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 मोल का मतलब यहाँ पर है 32 ग्राम। 16 एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, तो 2 × 16 दैट इज 32, दैट इज ऑल्सो 1 मोल। तो बस सिंपल है, 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न्ड इन एयर, सो वी गेट 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा 44 ग्राम, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, ये तो मैं लिख ही देता हूं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी है कि 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन, तब जाके 44 ग्राम आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर है। अब हमें क्या चेक करना है कि यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। क्वेश्चन आपका ये है कि 1 मोल ऑफ कार्बन, बराबर है, इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, बराबर है। तो इसको आपको चेक करना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट, बराबर है। तो लिमिटिंग रिएजेंट आप कैसे निकाल सकते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेटा जब 32 ग्राम ऑक्सीजन है, बराबर है, और 32 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ कार्बन 12 ग्राम कार्बन, तो कार्बन के साथ जब वो रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस
44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन में हमें कितना दिया गया है? क्वेश्चन में हमें दिया गया है 16 ग्राम, बराबर 16 ग्राम। तो 16 ग्राम जो है ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, जिससे हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो 44 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 32, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 22 ग्राम ऑफ CO2। आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटा कि जब हमें यहाँ पर अगर लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना है तो लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग गिवन मास अपॉन स्टोइकियोमेट्री भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का गिवन मास हमारा कितना है? 16, उसकी स्टोइकियोमेट्री 1, तो 16/1 कर लीजिए, बराबर है 16/1 आप कर सकते हैं, जिसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा? गिवन मास, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री करेंगे, गिवन मोल। तो मोल तो दिया नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? मोल नहीं दिया है तो मास तो दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं कि 16/32 बराबर है 16/32 जो है वो क्या आएगा? इसका मोल आएगा, बराबर है। तो मोल हमारे कितना है कि 1/2, 1/2 का मतलब है 0.5, बराबर 0.5 आ गया। अब आप चेक कर सकते हैं इसका 0.5 मोल है, तो ये हम लोग ऑक्सीजन के लिए कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे हम लोग? 0.5 अपन स्टोइकियोमेट्री इसकी 1 है, बराबर है। और कार्बन के लिए अगर करना है तो उसका तो 1 मोल गिवन ही है, 1/1, तो ये तो 1 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं 0.5 ये आंसर कम आ रहा है, बराबर है। तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमने प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगी? ऑक्सीजन के हिसाब से प्रोडक्ट फॉर्म होगी बेटा। यहाँ पर कार्बन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, बराबर है। जो गिवन मास था उसको हमने क्या किया? पहले तो मोल में कन्वर्ट कर दिया, यानी 0.5 आ गया। तो इसका 0.5 है और इसका 1 मोल है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन पूरा यूटिलाइज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। सो इट इज कैलकुलेटेड लाइक दैट, बराबर है। चलो एक और बात है, थर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बॉन्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। तो अभी हमने ये सीख लिया है कि ये वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर बेसिकली ऑक्सीजन ही लिमिटिंग रिएजेंट है। तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन एंड reacted with 2 moles of dioxygen to give 2 moles of कार्बन डाइऑक्साइड। तो 24 ग्राम है, इसका 64 ग्राम है, इसका 88 ग्राम है, बराबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो क्या है? Lr। सो Lr विल बी ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट निकालनी है। भले 2 मोल कार्बन दिए, 24 ग्राम को हमें कंसिडर नहीं करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम लोगों को 16 ग्राम को ही कंसिडर करना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यानी बैलेंस इक्वेशन में ऑक्सीजन जो है उसके सामने कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिल रहा है? तो 64 ग्राम ऑक्सीजन जब है तब हमें ये मिल जाता है कि दैट इज वी गेट 44 ग्राम, बराबर है, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 44 ग्राम इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स हैं, तो 88 ग्राम हमें मिल रहा है। अभी हमें जो लिमिटिंग रिएजेंट है, बिकॉज ऑफ दैट लिमिटिंग रिएजेंट इज गिवन दैट इज 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, उसमें कितना आ जाएगा, बराबर है। तो आप कर सकते हैं 88 इज इक्वल टू 88 करेंगे इंटू 16 करेंगे, नीचे करेंगे 64। तो 16 4 64 और यहाँ 4 ये 22 आ जाएगा। तो योर आंसर विल बी 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जैसा ही हम लोग एक लिमिटिंग रीजन का भी क्वेश्चन करेंगे, बराबर है। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। दैट्स हाउ इट विल बी कंप्लीटेड। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमने किए हुए। नाउ वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। तो 5th वाले क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। तो कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट एक सब्सटेंस दिया हुआ है CA3COONA, बराबर है। इसका मास ढूंढना है, यानी मास ऑफ सोडियम एसीटेट, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ W2 यानी मास ऑफ सॉल्यूट, जो हम लोग पानी में डिसॉल्व करते हैं। तो ये हमें निकालना है W2। अब देखिए बेटा, मैं आपको पहले मोलारिटी का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। मोलारिटी यानी क्या होता है? मोलारिटी का मतलब है मोल पर लीटर, बराबर है। यानी कि मोल जो होता है वो क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट यानी इसको सिंबल कर देता हूँ W2, बराबर।
मास ऑफ सॉल्यूट, मोल का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, बराबर है। यहाँ पर मेरे पास है वॉल्यूम जो दिया है लीटर में। अगर मैं इसको ml में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये फॉर्मूला हो जाएगा मोलारिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू वॉल्यूम, ये हो जाएगा ml में। क्योंकि यहाँ पर 1/1000 यूनिट फैक्टर मेथड यूज करेंगे तो 1/1000 और वो 1000 ऊपर चला जाएगा तो 1000 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml। अब हमें यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, हमें ढूंढना है W2 यानी मास ऑफ सॉल्यूट। M2 इसका निकाल सकते हैं, या तो M2 इसका गिवन ही है बेटा, तो M2 यहाँ पर आप लिखेंगे M2 इज गिवन दैट इज 82.0245 ग्राम पर मोल, बराबर है ये। अब क्या करेंगे, अब जरा ध्यान से देखेंगे, अगर आप पढ़ेंगे तो कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर टू मेक 500 ml। तो बेटा यहाँ पर वॉल्यूम भी हमें किस में दिया हुआ है, 500 ml में गिवन है, तो इसका हम लोग निकालेंगे, बराबर है। ये वॉल्यूम इज गिवन, M2 वी नो दैट इट इज ऑल्सो गिवन। अगर ये नहीं दिया होता तो हम लोगों को इससे ढूंढना पड़ता। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, इसका 23 है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर दे दिया हुआ है, तो हमें कोई ज्यादा चीजें करनी नहीं है। अब क्या करना है, हमें W2 यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो W2 को सब्जेक्ट बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, मोलारिटी इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम ml में, और नीचे लिख सकते हैं आप 1000, क्या लिख सकते हैं 1000, बराबर है। तो ये जो है इसके अंदर हम लोगों को क्या करेंगे, अब लोग मोलारिटी बेटा वो भी गिवन है 0.375 मोलर, तो लिखेंगे 0.375, मोलर मास है 82.0245 इंटू वॉल्यूम ml में है 500 ml। अब इसको हम लोग अगर देखेंगे तो नीचे 1000 से डिवाइड करना है, तो आपका W2 का आंसर अगर आप कैल्शियम निकालेंगे तो कुछ 15.38। देखो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, तो अप्रोक्स आंसर भी आ जाए, 15 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है, दैट इज योर करेक्ट आंसर। अगर आपने कहीं पर वैल्यू लेने में गलती की है तो ही आंसर गलत आ सकता है, अदरवाइज ये मेथड से आप करेंगे तो ये बहुत ही इजीली हो जाएगा। मोलारिटी को हमने एक्सप्लोर किया, मोल पर लीटर, मोल का मतलब गिवन मास अपन मोलर मास, वॉल्यूम लीटर में ही था, वॉल्यूम को ml में कन्वर्ट करने के लिए हमने ऊपर 1000 रखा हुआ है। तो अभी हमने ये 5 सम किए हुए हैं, बराबर है। वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट सम दैट इज 6th। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट सम दैट इज कॉल्ड 6 जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6 का अगर हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करें तो उसके अंदर क्या क्या डेटा गिवन है वो आप देख सकते हैं। तो डेटा जो गिवन है उसके बेसिस पे अगर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले है कि कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर का सीधा मतलब है, अभी अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा कि मोलारिटी जो है वो मोल पर लीटर ही तो है, तो मोल पर लीटर जो है उसको हमें ढूंढना है, यानी मोलारिटी कैलकुलेट करनी है इन सैंपल विच हैज अ डेंसिटी। तो यहाँ पर हमें डेंसिटी भी दी गई है कि डेंसिटी है हमारे पास 1.41 ग्राम पर ml, तो ये है डेंसिटी। एंड मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड अगर हमें फाइंड करना है, व्हाट इट इज गिवन, सॉरी, मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3। HNO3 जो है उसका हमें मास परसेंट दिया गया है, तो वो है हमारे पास कितना, दैट इज 69%। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वेट बाय वेट यानी क्या। मैं यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन डिस्कस करना चाहूँगा कि वेट बाय वेट का जो तुम्हारा फॉर्मूला होता है उसके अंदर आप क्या लेते हो, इसका इंटरप्रिटेशन सीख लो। इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है। वेट बाय वेट अगर कोई चीज़ दी हुई है तो इसका मतलब है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज वेट बाय वेट। मान लो कि इस एग्जाम्पल को छोड़ते हुए अगर मैं तुम्हें बताऊं कि यहाँ पर ऐसा है कुछ कि 10% वेट बाय वेट NaOH, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 10 ग्राम NaOH प्लस 90 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि NaOH का एक सॉल्यूशन हम लोग पानी में ही बनाते हैं। इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन ये भी है कि 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम
ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है ये। अब यहाँ पर हमें दिया है 69% है, तो 69% बाय मास है, इसका मतलब ये है बेटा कि इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 69 ग्राम ऑफ HNO3, 69 ग्राम ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पर लिखा कि 10% वेट बाय वेट NaOH का मतलब 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये डेफिनेशन का यूज करते हुए ही हमने ये लिखा हुआ है कि 69 ग्राम HNO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। चलो क्लियर है इतना। अब हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो इसके अंदर हमारे पास मास ऑफ सॉलिड तो आ गया 69 ग्राम, बराबर है। अभी हमें मोलारिटी कैलकुलेट करनी है, तो मैं अगर इजी वे बताऊं तो सबसे पहले ये ढूंढिए कि मोलारिटी के अंदर क्या क्या हमें अभी और डालना है। जैसे कि मोलारिटी का फॉर्मूला है 1000 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे तुम्हारा आ जाएगा मोलर मास, इंटू रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, बराबर है। तो यहाँ पर बेटा आपके पास 69 ग्राम आ चुका है, मोलर मास है, बराबर। मोलारिटी कैलकुलेट करनी है, तो अभी एक फैक्टर बाकी है वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? तो वॉल्यूम के लिए बेटा उन्होंने देखो यहाँ पर डेंसिटी गिवन है, यहाँ पर ऊपर डेंसिटी 1.41 ग्राम पर ml गिवन है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि डेंसिटी जो है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो अगर हमें यहाँ पर वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम को अगर हम लोग सब्जेक्ट बनाए तो कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। यहाँ पर मास आपको कौन सा लेना है? मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है बेटा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, अभी हमने यहाँ पर लिखा 100 ग्राम, डिवाइडेड बाय डेंसिटी की वैल्यू गिवन है 1.41 ग्राम पर ml। तो ये ग्राम में है, ये हमारा ग्राम पर ml में है, तो ग्राम ग्राम कट हो जाएगा, फाइनल आंसर तुम्हारा आएगा 70.92 ml, बराबर है। ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, बराबर, बहुत ही इजी है। अभी हमें क्या करना था? वॉल्यूम निकालना था। वॉल्यूम आ चुका है, तो सीधा इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे, और वैल्यू पुटअप करते हुए फटाफट सम करेंगे। तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या आएगा? तो 1000 इंटू W2, तो W2 कितना आ चुका है? यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 69 ग्राम, तो दैट इज 69, डिवाइडेड बाय M2, मोलर मास इसका कितना है? 63। HNO3 का मोलर मास आप निकाल सकते हो। HNO3 का मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं? तो HNO3 हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा, 3 इंटू 16। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा आंसर आपका 63, दैट इज द मोलर मास, बराबर। तो ये आ गया। अब ये 63 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम अभी निकाला हमने 70.92। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे देन यू गेट द आंसर दैट इज 15.44 मोलर। तो ये आपकी आ गई मोलरिटी। फिर आपको क्या करना है? मोलरिटी करके ऐसे अच्छा सा वहां पर बॉक्स बना लीजिए। तो क्या कि एग्जामिनर को तुरंत पता चलेगा कि आपने ये वैल्यू, ये इंटरप्रिटेशन आ गया, ये फॉर्मूला, इसमें ये वैल्यू पुटअप कर दी, देन यू गेट द आंसर ऑल्सो एंड यू गेट द गुड मार्क्स ऑल्सो, बराबर है। ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो तो उसको देखना ही नहीं पड़ेगा कि मार्क्स कहाँ पर देने हैं, फटाफट मार्क्स आप गेन कर लोगे। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट सम, दैट इज 7 वाले में आपको क्या दिया है? तो 7 वाले में आपको क्वेश्चन ये है बेटा कि हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन। देखो यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है तो लिख लेता हूँ, वरना आपको एनसीईआरटी से ही देखना है। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4। देखो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप जो है बेटा CuSO4 का मोलर मास आपको निकालना है, बराबर। मोलर मास ऑफ द CuSO4 यानी 1 मोल का मास 63.5 कॉपर का है, सल्फर का 32 है एटॉमिक मास, 4 इंटू 16 है यानी 64 हो जाएगा। ये इस सबको ऐड करो फटाफट, तो आपके पास आएगा 159.5, दैट इज यूनिफाइड मास, इट इज गिवन। सॉरी, वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम द फॉर्मूला CuSO4। अब क्या करेंगे? तो उन्होंने क्या कि कॉपर कितना मिलता है, बराबर। तो आप चेक करो कि इतना CuSO4 है, उसमें कॉपर कितना था? 63.5। बेटा इसमें कॉपर कितना है? 63.5। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि 159.5 ग्राम ऑफ CuSO4 कंटेन्स कॉपर कितना है? 63.5 ग्राम, बराबर।
देयरफॉर अगर हमारे पास 100 ग्राम है, क्वेश्चन में गिवन है 100 ग्राम में कैलकुलेट करना है, तो 100 ग्राम में कितना आ जाएगा बेटा, तो ये आप कर लो 63.5 इंटू 100 और डिवाइड करो इसको 159.5 से, बराबर है। आप कैलकुलेटर में करेंगे देन यू गेट द आंसर 39.8 ग्राम। सो इट इज़ वेरी इजी सम, बराबर है। नेक्स्ट हमें करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें आपको पूछा गया है डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड of iron in which the mass percent of iron and oxygen are 69.9 and 30.1 respectively। तो ये अभी अभी हमने किया था। आप देखिए कि आपका जो सॉल्यूशन है उसमें मैंने एक क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर करवाया हुआ है, तो उसके अंदर इसका आंसर है ही बेटा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हमने ये गिना हुआ है ये वाला सम, तो यही उन्होंने घुमा फिरा कर पूछा हुआ है Fe2O3। तो 8 वाला और 3rd वाला जो इसमें कोई ज़्यादा वेरिएशन है नहीं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका एम्पिरिकल फार्मूला तक तो आप कर ही लोगे, बराबर है। इन्होंने जो निकाला हुआ है उसकी बेसिस पे एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा आपका। यहाँ पर इसके बाद एक स्टेप आप ऐड कर सकते हो कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला आ गया Fe2O3 और उसके बाद यहाँ पर इसका जो इंटीग्रल नंबर है बेटा वो 1 है, इंटीग्रल नंबर भी वही आ रहा है। तो इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रल नंबर इसका 1 जा रहा है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर 8 वाले में इतना ऐड कर देता हूँ कि फ्रॉम क्वेश्चन नंबर हमारा जो था वो कौन सा था, 3rd। ओके, तो फ्रॉम आंसर 3 बराबर है। आपको ये तो मालूम ही है कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला था वो कितना था, Fe2O3। एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना था, Fe2O3, बराबर है। और यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, जिससे n जो है आपका कितना आ जाएगा, n जो है यहाँ पर कैलकुलेट कर लो। मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसका मोलर मास है वो कितना आ रहा है 160, एम्पिरिकल फार्मूला भी 160 आ रहा है, सो दैट इज 1। इसके हिसाब से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है इट इज ऑल्सो Fe2O3, बराबर है, Fe2O3। तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। अब आपके पास डेटा तो है ही, बराबर है, और आपको करना क्या है, एटॉमिक मास, बराबर है। तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू, बेटा आप देखिए जरा ध्यान से कि आपका जो नेचुरल अबाउंडेंस है उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है, बराबर। नेचुरल अबाउंडेंस कितना है, तो आप देख सकते हैं कि पहला जो क्लोरीन है वो कितना है, क्लोरीन 35 दिया हुआ है, उसका 75.77 इंटू 34.9689 इज गिवन, प्लस यहाँ पर दूसरा जो डेटा है वो किसका है 37 Cl, ये दोनों उसके क्या है आइसोटॉप्स हैं। तो सेकंड है बेटा उसका 24.23 है नेचुरल अबाउंडेंस एंड मोलर मास है 36.9639, सॉरी 59 है यहाँ पर, तो आप उसको चेक कर सकते हो। अच्छा, उसके डिवीजन में हम लोग क्या ले लेंगे, नेचुरल अबाउंडेंस से करेंगे, तो 75.77 प्लस 24.23, इस तरह से जब करेंगे तो हमारा इसका जो आंसर आ रहा है, यू कैन कैलकुलेट, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2649.59 प्लस दूसरा जो आ रहा है वो कुछ आपका 895.68 जाएगा और नीचे आपका अप्रोक्स 100 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर यू विल गेट दैट इज 35.45 यूनिफाइड। इसलिए हम लोग क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो 35.5 लेते हैं। क्लियर? चलिए, तो यहाँ तक क्वेश्चंस हो गए हैं। अभी हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। उन्होंने दिया हुआ है इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, यानी इथेन का पहले फॉर्मूला आपको लिखना है, दैट इज C2H6, दैट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन। कैलकुलेट द फॉलोइंग। सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। देखो बेटा, अब मैं आपको कुछ चीज़ें पहले थोड़ी सी बता देता हूँ। जैसे कि आपको कोई भी चीज़ दी हो और आपको उसमें से नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला रेडी होना चाहिए दिमाग में, मोल
मोल इंटू एटोमिसिटी इंटू एवोगैड्रो नंबर, मोल इंटू एटोमिसिटी इंटू एवोगैड्रो नंबर. So that is your formula. तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है वो एटम्स के लिए है. अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ढूंढने हैं कहीं पर भी मॉलिक्यूल्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोल इंटू एन ए, एवोगैड्रो नंबर. एवोगैड्रो नंबर आपको याद ही है, एवोगैड्रो नंबर जो है एन ए इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग, 6.022 इंटू 10⁻23, ये ही लेते हैं. चलो क्लियर है इतना. अच्छा, अभी आप देखिए कि इन्होंने क्या पूछा हुआ है कि इन 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग. बराबर है. तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम. बराबर है. अब आप देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी मोल है ना बेटा, वो गिवन है. मोल ऑफ इथेन, मोल ऑफ इथेन C2H6 दैट इज गिवन 3, यानी 3 मोल इथेन के दिए हुए हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम निकालने हैं तो क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करो. बराबर, करो इसको यूज. तो क्या आएगा, 3 है क्या, मोल. एटोमिसिटी, इसमें कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको, 2 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 कर देंगे. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन 3 मोल्स. बराबर, मोल्स है तो हमें यहाँ पर Na की जरूरत पड़ेगी नहीं. बराबर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर हमें ऐसे ही मिल जाएंगे, क्योंकि इन्होंने एवोगैड्रो नंबर में भी अगर आंसर निकाला है तो वहां से आप देख सकते. लेकिन यहाँ पर क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, तो यहाँ पर 3 इंटू 2 ये आपका आ जाएगा 6. बराबर. दूसरा जो क्वेश्चन है बेटा, उसमें पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम. बराबर है. तो मुझे ये बताओ कि 1 मोल 1 मोल C2H6 जो है कंटेन्स 6 मोल. 1 मोल में कितने हैं, 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है कि नहीं, 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम. बराबर है. अब इन्होंने पूछ लिया है कि 3 मोल्स जो है, यानी कि 3 मोल्स ऑफ C2H6 कंटेन्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम. बराबर है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो यहां पर आप क्या कर लोगे, 3 इंटू 6 कर लेना. तो 3 इंटू 6 करने पे आपका आंसर आ जाएगा 18. क्या आंसर आ जाएगा, 18. अगर आप इसको Na से मल्टीप्लाई करके लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 3 मोल्स ऑफ C2H6. सो दैट इज 1 मोल C2H6 कंटेन 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो 3 मोल्स ऑफ C2H6. बराबर है. तो 3 6 18. बस इतना ही करना है यहाँ पर. सो दैट इज योर आंसर. बराबर है, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 3 मोल इतना मिलेगा. तीसरा जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, इट इज कि भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन. क्या पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन. तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन कैसे निकालते हैं, N इंटू Na से. बराबर है. यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने 3 मोल्स तो दिए हुए ही है क्वेश्चन के अंदर, तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. बराबर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू N इंटू Na कर दो. बराबर है. तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 3 इंटू 6 इंटू 6.022 10⁻23. इसका अगर आप लमसम में निकालते हो तो 6 3 18 हो जाएगा. 18 करेंगे 10⁻23 रहेगा. लेकिन अगर मैं थोड़ा सा डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करूँ तो 1.807 कितना आएगा, और 10 टू पावर ये आपका हो जाएगा 24 मॉलिक्यूल्स. क्या हो जाएगा, 24 मॉलिक्यूल्स. क्लियर है इतना. तो ये क्वेश्चन जो है आपका 10th वाला हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं. 10th तक क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं. 11 वाला जो है बहुत ही ईजी है, अगर आप लोग कर लोगे हैं तो यहाँ पर ही निपटा देते हैं. बराबर. 11 वाला जो क्वेश्चन बेटा क्या पूछा है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर, यानी वी हैव टू कैलकुलेट द मोलरिटी. दैट इज क्वेश्चन पढ़ते जाओ और डेटा लिखते जाओ. मोलरिटी वो ढूंढनी है. 20 ग्राम डिसॉल्व किया हुआ है, यानी कि W2 मास ऑफ सॉलिड कितना है बेटा, 20 ग्राम. बराबर है. इन इनफ वाटर टू मेक द फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर, यानी वॉल्यूम आपको दिया है 2 लीटर. 2 लीटर की जगह पर 2000 ml भी
आप लिख सकते हो, बराबर है। ओके, और बस आपको और क्या चाहिए, मोलर मास भी चाहिए। तो मोलर मास जो है बेटा यहाँ पर हमारे पास है C12H22O11, बराबर है। तो इसका अगर आप मोलर मास निकालोगे तो कैसे आएगा, तो 12 इंटू 12 यानी एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, 20 इंटू 1 कर लो प्लस 11 इंटू 16 कर लो। इसका फाइनल आंसर अगर आप निकाल दोगे दैट इज 342, बराबर है यूनिफाइड मास, बराबर, दैट इज द मोलर मास ऑफ द शुगर। अब क्या करेंगे हम लोग, मोलारिटी निकालेंगे। तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला अभी सिखाया था, 1000 इंटू W2, नीचे आएगा मोलर मास इंटू वॉल्यूम, लेकिन ये रहेगा ml में, बराबर है। अब आप इसमें ऐसा एक काम करो कि वैल्यू पुटअप करो फटाफट। वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या आएगा, 1000 इंटू W2 कितना है बेटा 20 ग्राम, इट इज गिवन इन डेटा। अब नीचे क्या कर लोगे आप, मोलर मास है 342 और लीटर को हमने ml में कन्वर्ट किया है। अगर यहाँ पर ml में नहीं करना हो, 2 लीटर रखना हो तो ऊपर 1000 नहीं करने का, 1000 को एलिमिनेट करो, नीचे 2 लीटर करो, फिर भी आंसर वही रहेगा। तो 2000 कर देंगे तो ये कैंसल, बराबर है। और यहाँ पर 20 ग्राम है तो 2 10 हो जाएगा, और 10/342 जो भी आप इसका आंसर निकाल दोगे, बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो कितना आके रुकेगा, दैट इज ऑल अबाउट 0.029 मोल पर लीटर, बराबर है। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने 3 0 पहले कट किए, फिर 2 और 10, बराबर है, और यानी ये हो जाएगा आपका 10/342। सो दैट इज योर आंसर। ओके, तो यहाँ तक जो है हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। अभी एक और सम है, बराबर है, क्वेश्चन नंबर 12 इस स्लाइड में निपटा देते हैं। इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल, बराबर है, अगर डेंसिटी मिथेनॉल की गिवन है, फटाफट लिखेंगे कि डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल का फॉर्मूला है बेटा CH3OH, उसकी डेंसिटी है कितनी गिवन है, 0.793 किलोग्राम पर लीटर, बराबर है। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम यहाँ पर दिया हुआ है आपको 2.5 लीटर, और दूसरा है मोलारिटी दैट इज 0.25, बराबर है, ऐसा। तो ये सब कुछ तो हमें दिया हुआ है। तो हम लोग ये काम करेंगे कि एक मोलारिटी का फॉर्मूला है, मोलारिटी इज इक्वल टू, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई मोल पर लीटर, सिंपली क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर, यानी कि मोल पर लीटर। चलो ये लिख दिया मैंने, इससे बात बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमें मोलारिटी गिवन है। तो पहले मोलारिटी की वैल्यू रख देंगे, कितनी है 0.25 इज इक्वल टू मोल फाइंड करना है। नीचे क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 2.5। तो मोल यहाँ पर हमें कितना मिलेगा बेटा, मोल आपको मिल जाएगा यहाँ पर दैट इज 0.625 दिख ही रहा है यहाँ पर, बराबर है, 25 0.625। इसके बाद आप क्या कर लोगे, इसका मास निकाल लोगे, बराबर है। और मास कैसे निकालेंगे हम लोग, तो मास ऑफ मिथेनॉल जो आपके मोल्स आए, मोल्स कितने आ रहे थे 0.625, उसको 32 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसका मोलर मास 12, 12 प्लस 4 और प्लस 16, तो ये 32 हो जाएगा। तो आपका मास आएगा 20 ग्राम। अगर ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि मोलरिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू W2, नीचे M2 इंटू वॉल्यूम, बराबर है। वॉल्यूम 2.5, मोलरिटी गिवन, मोलर मास इसका हमें मालूम है, तो W2 अगर आप सीधा निकालोगे तो भी 20 ग्राम आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना। अब हमें डेटा यूज करना है कि डेंसिटी कितनी दी हुई है, 0.793 किलोग्राम पर लीटर, बराबर है, और हमें यहाँ पर इसका वॉल्यूम निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा कि ये किलोग्राम पर लीटर है, यानी इसका वॉल्यूम 1000 ml है। ये किलोग्राम, इतना मास किस में डिसॉल्व है, इसमें। तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि 0.793, अगर इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो 10³ ग्राम ऑफ मिथेनॉल इज प्रेजेंट इन 1000 ml। तो यहाँ पर 20 ग्राम, क्योंकि ग्राम में था हमारा, इसलिए हमें इसको ग्राम में करना पड़ा। इतना मिथेनॉल CH3OH इज प्रेजेंट इन हाउ मच ml, क्योंकि यहाँ पर हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो हम लोग करेंगे
793 इंटू 10 टू पावर 3, ये जो है बराबर बेटा, सॉरी ये डिवीजन में जाएगा, हम लोग क्या करेंगे 20 इंटू 1000 और नीचे हो जाएगा आपका 0.793 10 टू पावर 3। चलो तो ये तो दिख ही रहा है, कट हो जाएगा, इसका अगर आप डिवीजन कर लोगे 20 अपॉन दैट, देन यू कैन गेट द आंसर 25.2 ml। यहाँ पर कैलकुलेटर में हाँ यही आंसर आपका आएगा 25.2 ml। सो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 12 हमने कंप्लीट किए हुए हैं। आई होप कि आप लोग आज ही इसको सॉर्ट आउट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ये वीडियो के बाद हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, बराबर है। ऐसे करके 2-3 वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस निपटा देंगे। थैंक यू वेरी मच।